नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सबक। थप्पड़ की गूंज से रोहिणी जी की नींद खुल जाती है। बगल वाला कमरा उनके बेटे विक्रम का था। आवाज वहीं से आई थी। उन्होंने चश्मा लगाया और उस तरफ चल दी। दरवाजे पे कान लगाया तो बहू मेघा की सिसकिया की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खटखटाना चाहा पर फिर खुद को रोक लिया। इतनी रात को दरवाजा खुलाना सही तो नहीं रहेगा, वो सोचने लगी। रोहिणी जी अपने आप को समझाकर वो वापस अपने बिस्तर में आ गई। काफी देर तक करवटें बदलती रही। सुबह मेघा से बात करूंगी, ये सोचकर रोहिणी जी सो गई। सुबह वो उठकर मंदिर जाकर आ गई। तभी उन्हें मेघा को देखकर रात वाली बात याद आ गई। मेघा रोहिणी जी की बहू थी। मेघा, रात को तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। वो पूछी। मैं आई थी पर फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। रोहिणी जी अपनी बहू मेघा से बोली। हाँ मम्मी जी, वो टेबल पर से पानी का गिलास गिर गया था। मेघा ने बात को छपाते हुए कह दिया अपनी मम्मी जी रोहिणी से। वो नहीं चाहती थी कि जाने। मेघा की सूजी हुई आंखें सब बता रही थी। आखिर वो रात के कितनी रोई थी और ढंग से सो भी नहीं पाई होगी। रोहिणी जी उसका हाल देखकर सब समझ गई थी कि रात को क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था दरवाजे पे कान लगाकर। तभी गुस्से में दरदराता हुआ विक्रम आया। अभी तक नाश्ता नहीं बना। वो अपनी पत्नी मेघा से कहती है, मुझे दुकान जाना है। मेघा, तुम कोई काम ढंग से कर सकती हो या नहीं, या तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहूंगा। उसके मेघा के पति यानी रोहिणी जी के बेटा बोलते हैं। मेघा ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और फटाफट से पोहे के प्लेट विक्रम के आगे रख दी। फिर से पोहा, विक्रम बोला, और विक्रम ने पोहे के प्लेट फेंक दी। तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा, विक्रम ने बोला। खाना बनाकर ही दुकान भेजते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और गुस्से में दरवाजा पटकते हुए विक्रम चला गया, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करता था। रोहिणी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अभी शादी को कुछ ही महीने तो हुए हैं और विक्रम मेघा के साथ ऐसा कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। रोहिणी जी सोच रही थी। मेघा भी दिन भर खामोशी रहती और घर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी और एकदम खामोश सी रहती थी मेघा, क्योंकि उसके पति से बनती नहीं थी। विक्रम का व्यवहार मेघा के प्रति दिनों दिन बिगड़ रहा था। एक सुबह जब विक्रम मेघा पर चिल्ला रहा था तो रोहिणी जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ और अपनी पत्नी से कोई ऐसे बात करता है। रोहिणी जी अपने बेटे विक्रम से कहती है। करता है क्या? मेघा तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी पत्नी है। अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर, रोहिणी जी अपने बेटे से कहती है। विक्रम कुछ न बोला और चला गया। मेघा, क्या बात है? मेरा पूछना सही तो नहीं लगता। वैसे भी ये तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। रोहिणी अपनी बहू से पूछती है। मुझसे ये रोज रोज के झगड़े अब देखे नहीं जाते। वो अपनी बहू को कहती है, वो जानना चाहती थी। अपनी सास की सहानुभूति पाकर मेघा आज पिघल गई। मम्मी जी, ये रोज मुझ पे ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर वो तो मुझ पे हाथ तक उठा देते हैं और मेरे भाई से ने एक महंगी कार ली है। तब से ये मुझ पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से वैसे ही कार लेकर आऊं। उसके बेटा दबाव डाल देते। मैंने अपने पापा से कार मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी पे लगा दी थी और भाई तो वहाँ दूसरे शहर में अच्छी नौकरी करते हैं और उसने अपनी कमाई से वो कार ली है। मेघा अपनी सासू माँ से कहती है, मैं अपने पापा से कैसे कह सकती हूँ? मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे और अभी शादी में उन्होंने उतना कुछ दिया है। मेघा कहती थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, महीने पहले उसकी शादी हुई थी। मेघा के मुंह से ये सब बातें सुनकर रोहिणी जी के पैरों से नीचे से जमीन सरक गई।
उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और तो और दहेज भी मांग रहा है। विक्रम चाहता था कि वो अपने मायके से कार मांग कर लाए। अगले दिन बेटे ने दुकान जाते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर पे बुला लिया, जो कि वकील था। उसने मेघा और रोहिणी जी की पूरी बातें बताई और रोहिणी जी के कहने पे विक्रम के और खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। रोहिणी जी अपने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर रहे घरेलू हिंसा का। मेघा बहुत घबराई हुई थी। मम्मी जी, आप अपने बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हो? मेघा अपनी सासू माँ से कहती है, विक्रम आपका बेटा है और मैं तो बहू हूँ, जबकि माँ को हमेशा अपना बेटा प्यारा होता है। आप तो अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे केस कर सकती हो, जा सकती हो? हाँ, मैंने अपने ही बेटे के खिलाफ केस किया है, रोहिणी जी कहती है, क्योंकि एक माँ से पहले मैं एक पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। विक्रम के पापा भी मुझ पे बात बात पे हाथ उठा लिया करते थे और मैं चुपचाप सहन कर लेती थी। रोहिणी जी अपनी बहू मेघा से कहती है, जैसे तुम सहन कर रही थी, वैसे भी एक पत्नी अपने पति की गलतियां पे पर्दा डाल देती है और मैं भी रोज सहन करती थी, पर अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। मैं एक माँ हूँ जो बच्चे के अच्छे काम के वजह से प्यार करती हूँ और बुरे काम करने पे उसे सजा देना भी जानती हूँ, रोहिणी जी कहती थी है और अपने बेटे के खिलाफ केस कर दी। सजा मिलेगी तो सबक उसे जिंदगी भर याद रहेगा और वो केस तो कर ही चुकी थी। कोर्ट में विक्रम को बुलाया गया। अपनी ही माँ से उस पर केस किया है, ये बातें उससे सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ही उसके खिलाफ केस कर देगा। वो बौखलाकर बोला, मम्मी ये सब क्या है? आप अपने बेटे के खिलाफ? हाँ विक्रम, तूने मुझ पे मजबूर किया दिया। मैं अपनी बहू की ये दुर्दशा देख नहीं सकती हूँ। वो पत्नी है, इसका मतलब वो कुछ भी सहेगी। तू अपनी माँ की इज्जत करता है, वो पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। सीख लो। वो घरेलू हिंसा के शिकार हो रही है थी, वो मेरा फर्ज है। मैं एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के अधिकारों की पूरी रक्षा करूं। उसकी माँ रोहिणी जी अपने बेटे से बोलती है, तभी तो घरेलू हिंसा की कमी आएगी, वरना तू जैसे बेटे अपनी लालच और स्वार्थ के खातिर अपनी पत्नियों को मानसिक और शारीरिक रूप से पुनरावृत्ति करते रहोगे। सजा मिलेगी तो ही तो दोबारा ऐसा करने का तक नहीं सोचेगा, रोहिणी जी अपने बेटे विक्रम से कहती है। अब विक्रम को समझ आ गया था। विक्रम ने माफी मांगी। कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने को कह दिया और चेतावनी देकर विक्रम को छोड़ दिया कि आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और रोहिणी जी को उम्मीद था कि अब आगे से बेटा नहीं करेगा। मेघा ने अपनी सास का धन्यवाद किया, उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत मिली और घरेलू हिंसा से मुक्ति मिल गई। हमारी नेक्स्ट कहानी की नाम है बीमार। आप जरूर बताइएगा कि इन दोनों कहानी में से आपको कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अपने आराम का खुद ही ध्यान रखना होता है, वरना ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी, फिर घर कौन संभालेगा। ममता ने अपनी बड़ी बहन को समझाते हुए कहा, मेरे बीमार होने से कोई को फर्क नहीं पड़ता। मैं बीमार होने पे भी ऐसे ही काम करती हूँ और दवाइयाँ लेती रहती हूँ। अब तो आदत हो गई है। मैं बीमार ही हो जाऊँ तो किसी को खबर नहीं लगने देती। अपने घर का काम और सबका काम यूं ही करती रहती हूँ। सुबला जीजी की बात सुनकर ममता को आश्चर्य होता है। आप कोई रोबोट या मशीन हो क्या जो आपको फर्क नहीं पड़ता? शायद सुबला हंसकर बोलती है, जीजी इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले तो कितनी कमजोर लग रही थी और पहले से ऐसा चलता रहेगा तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी। इस तरह से अपनी सेहत का खुद ही नुकसान करना समझदारी तो नहीं है। लेकिन ममता, मैं क्या कर सकती हूँ? बच्चे की पढ़ाई और कोचिंग क्लासेस से इनका ऑफिस है। मैं बीमार पड़ने पे आराम करूँगी, सिर्फ अपना ध्यान रखूँगी, तो फिर घर कौन संभालेगा? हम गृहिणी को तो बीमार पड़ने का हक नहीं है और अगर किसी वजह से बीमार पड़ जाए तो आराम करने का तो सोच भी नहीं सकते। और सोला अपना काम करते हुए बोले जा रही थी, जी अपने लिए खुद ही सोचना होता है। जब आपके बीमार होने से आपको फर्क
ही नहीं पड़ता तो दूसरों को क्या पड़ेगा। अपने लिए आप ही नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा। बीमारी में सिर्फ दवाइयाँ नहीं, आराम और अपने का साथ भी चाहिए। जब पति या बच्चे होते हैं तो उनको भी आराम मिलता है, तो आपको भी पूरा हक है। ममता ने समझाया। अच्छा ये सब बातें छोड़, मैं तेरे लिए क्या स्पेशल बनाऊँ? कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, शुभला ने बात पलटते हुए कहा और रसोई में चल गई। मैं मलाई कोफ्ता बना लेती हूँ, पर देव रात को ये सब नहीं खाएगा। और टीना को भी बिना फ्राई सब्जी चाहिए और रोहित को भी सलाद के साथ चटनी चाहिए। मैं देव के लिए वेजिटेबल दलिया और टीना के लिए पास्ता बना देती हूँ। अपने लिए ये सब्जी शुभला हफ्ते हुए बोल दी और फिर थोड़ी देर बैठ गई। शुभला जी, जब तबीयत ठीक नहीं है तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सबके लिए ही वेजिटेबल दलिया बना देती हूँ, आप आराम करिए। एक एक पसंद का खाना तो काफ़ी समय लग जाएगा और आप थक भी जाओगी। कल मेरे साथ सुबह डॉक्टर के यहाँ चलेंगे और टेस्ट करवा के आएंगे। और शुभला को आराम करने को कहकर ममता ने रसोई संभाल ली। उसने सबके लिए सूप और वेजिटेबल दलिया बना दिया और रात को सबने खाना देखा तो ममता कुछ नहीं बोले और चुपचाप खा लिया। अगली सुबह ममता अपनी जीजी का टेस्ट करवा कर लाई। विटामिन डी, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी पाई गई। कैल्शियम भी काफ़ी कम था और शरीर काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि वो पूरे दिन काम करती रहती थी। रविवार का दिन था। दोपहर के समय सबको लंच चाहिए था, पर लंच बना ही नहीं था। शुक्ला अपने कमरे में दवाई लेकर आराम कर रही थी। मम्मी आज खाना नहीं मिलेगा क्या? बेटी टीना ने खींचते हुए कहा। क्या मम्मी, खाने का समय हो गया है और आप बिस्तर पर पड़े हो? देव ने तुनुकते हुए अपनी मम्मी से कहा। बच्चों, तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो आज लंच बाहर से मंगवा लो। आज शुक्ला जी आराम करेगी और टीना तुम इनके लिए 1 कप अदरक की चाय बना दो और देव तुम कल के लिए बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। उसकी मासी कहती है। ममता ने बोला, ये सब हमारा काम नहीं है, हमें तो हमारा संडे एंजॉय करना है। दोनों एक साथ बोले और चले गए। शुक्ला जी, आपने देख लिया, जब आप बीमार होकर भी काम करती रहो, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप थोड़ा थोड़ा आराम करती रहती हो तो और थोड़ा काम बच्चे से भी करवाती रहती तो बच्चे को भी आज आपका दर्द समझते। रोहित जीजू भी सुबह सुबह खेलने चले गए। किसी को फर्क नहीं पड़ता। जी, हमें खुद की कदर परिवार से करवानी आनी चाहिए। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े, उन्हें अपना काम खुद करने देना चाहिए। थोड़ा सहयोग घरेलू कामों में भी लेना चाहिए। जब महसूस होगा कि शरीर थक रहा है बीमार से, किसी कहने से पहले खुद ही आराम कर लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मुझे आराम करना है। शुभला ममता और बात कर ही रही थी कि उन्होंने देखा दरवाजे पर रोहित, टीना और देव तीनों खड़े थे। वो उनकी बातें यानी अपनी मासी की बातें सुन रहे थे। शुभला, तुम आराम करो, आज बाहर से खाना आएगा, रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा। रोहित उनका पति था। मम्मी मुझे माफ कर दो, आप दर्द में भी हमारे लिए काम करती हो, कभी अपनी तकलीफ बताई भी नहीं। और ये कहकर दोनों टीना चाय बनाने चली गई। मम्मी बाजार से के काम आप मुझे बता दीजिए करो, आप अकेले ही भाग दौड़ करती रहोगी। ये कहकर देव सब्जियां लेने चला गया क्योंकि उनके दोनों बच्चों को अब समझ में आ गया था। ये सब देखकर शुभला को बहुत असर हुआ। ये सब कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ममता हंसने लगी। जी, अपनी जगह खुद ही बनानी होती है, चाहे वो घर हो या समाज। हम अपनी चिंता करेंगे तो परिवार भी हमारी चिंता करेगा। शुभला ने अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाई और अब उसने अपना खुद ही परवाह करना शुरू कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।